नमस्कार साथियों, मैं केशव झा और आप देख रहे हैं महिनाम टैक्स हेल्प यूट्यूब चैनल। और स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं उसका नाम है इनकम टैक्स पोर्टल। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि ITR-2 खुद से कैसे फाइल करें। ठीक है, ये जानने से पहले कि ITR-2 खुद से कैसे फाइल करें ये जान लेना बेहद जरूरी है कि इसे कौन फाइल कर सकता है, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो इससे पहले कि मैं आपको लाइव फाइलिंग करना सिखाऊं, लाइव सारी चीजें बताऊं, मैं आपको कुछ बेसिक चीजें समझाना चाहूंगा। दोस्तों, ये मैंने कुछ आप लोगों के लिए मटेरियल तैयार किया है बताने के लिए। ये देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि ITR-2 खुद से कैसे फाइल करें फ्री में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लोग फ्री की चीजें ही ज्यादा ढूंढते हैं आजकल, पैसे कौन देना चाहता है। तो दोस्तों, खुद से फाइल करने के लिए आपको तो जानना बेहद जरूरी है कि आप जैसे पोर्टल पे उपलब्ध है ITR-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी उपलब्ध है। कहने का मतलब ये है मेरा कि पोर्टल ने जो कुछ भी आपको दे रखा है उसमें से आपका क्या है वही तो आप लोग हैं। आपके हिस्से में क्या आएगा वही तो आप लोग हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर आपका जो है सैलरी इनकम है, ठीक है, अगर आप जॉब में हो और आपकी सैलरी इनकम है, ठीक है, और मोस्टली देखते हैं दोस्तों जो जॉब करने वाले लोग हैं मोस्टली शेयर्स में और म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे लगाते हैं। ठीक है, तो सैलरी के साथ क्या इंक्लूड कर दिया, शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के इनकम। ठीक है, ड्रीम इलेवन मान लेते हैं कि जॉब करने वाले लोग जो है ड्रीम इलेवन भी पैसे लगाते हैं, खेलते रहते हैं लोग, तो हमने चलो ये भी ऐड कर दिया है इसमें, लॉटरी वगैरह जो होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने तीन इनकम को इसमें जो है इंक्लूड कर लिया है। पहला आपका सैलरी इनकम, अगर आप जॉब कर रहे हो और आपकी सैलरी इनकम है तो हमने वो इंक्लूड कर लिया। उसके बाद अगर आप शेयर और म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे हो तो मैंने वो भी ले लिया। और मान लेते हैं कि अगर आप कभी आपको लॉटरी से इनकम हो गया जैसे ड्रीम इलेवन वगैरह या ऑनलाइन गेम से, तो उसमें ITR-2 में जो है दोस्तों ये आ जाता है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें आ गई मैं फिर से रिपीट कर दूं। सैलरी आ गई, शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स आ गए, ड्रीम इलेवन या लॉटरी इनकम आ गई। तो तीन तरह की इनकम आ गई इसमें, सैलरी, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, ड्रीम इलेवन या लॉटरी। ठीक है, तो अगर इस तरह की इनकम आपकी है तो आपके लिए ही ITR-2 फॉर्म बना हुआ है। बेधड़क, ठीक है, बेझिझक आइए और ITR-2 फॉर्म सेलेक्ट कीजिए और बढ़ जाइए आगे। दोस्तों, जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, जो CA प्रोफेशनल जो होते हैं, वो ITR फाइल करने के लिए दोस्तों अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर मार्केट में उपलब्ध है, जैसे जीनियस होता है, स्पेक्ट्रम होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन इसके अलावा एक चीज और है, उसे इनकम टैक्स पोर्टल कहते हैं दोस्तों, जिसे गवर्नमेंट ने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट खुद से अपना रिटर्न फाइल करो। महिनाम टैक्स हेल्प यूट्यूब चैनल आपको बताएगा कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। आप करो और फ्री में फाइल करो बेझिझक। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है दोस्तों पार्ट 1 हमने बनाया है, इसमें ITR-2 किसके लिए है मैंने आपको पहले कुछ शॉर्ट में बताया पिछले वाले जो हमारा था पेज उसमें। ठीक है, अब हम इसमें आपको डिटेल में बताते हैं कि ITR-2 है किसके लिए। सैलरी प्लस एनी अदर इनकम एक्सेप्ट बिजनेस इनकम। ठीक है, आपके पास जो है बिजनेस इनकम नहीं होना चाहिए। अगर आप ITR-2 फाइल करना चाह रहे हैं, आप फाइल कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि बिजनेस इनकम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ सैलरी होनी चाहिए, एनी अदर इनकम होनी चाहिए, शेयर, म्यूचुअल फंड्स और लॉटरी। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल गेन वाले लोग, जैसे शेयर्स, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी बेचने पर प्रॉफिट। ठीक है, अगर ये है तो ठीक है। लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, ड्रीम इलेवन, इस तरह के जो इनकम है वो आते हैं ITR-2 में। ठीक है, फॉरेन इनकम या फॉरेन एसेट्स वाले लोग, ठीक है, जिनका विदेश में मान लेते हैं दोस्तों कोई इनकम है या कोई एसेट्स फॉरेन में वो चला रहे हैं जिससे उनका इनकम जो है जनरेट हो रहा है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी इनकम, जैसे हाउस प्रॉपर्टी से रेंट वगैरह अगर कुछ आ रहा है तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अब अब आपने ये जान लिया कि ITR-2 कौन फाइल करता है। ठीक है,
अब आपको ये भी जानना चाहिए कि कौन नहीं करता है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन करता है। ठीक है, तो कौन करता है अगर ये आपको नहीं भी पता है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन नहीं कर सकता है। जब आप ये समझ जाओगे कि कौन नहीं कर सकता है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कर सकता है। ठीक है, तो जानते हैं कि कौन नहीं कर सकता है। दोस्तों पिछले स्लैब में भी बताया था मैंने कि जिनके पास बिजनेस इनकम है या प्रोफेशनल इनकम है, उनके लिए ITR 3 या ITR फॉर्म ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, तो उनके लिए वो है, उनके लिए ITR 2 नहीं है। तो अगर आपका भी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है, तो आपके लिए ITR 3 या ITR 4 है, बल्कि ITR 2 आपके लिए नहीं बना है। ठीक है, आएगा क्या क्या इसमें? सिर्फ सैलरी आएगी, आपका बैंक इंटरेस्ट का इनकम आ जाएगा, फिक्स एसेट्स का फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट जो है वो आ जाएगा, कैपिटल गेन आ जाएगा शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स के, और इसके अलावा आपका ऑनलाइन विनिंग गेम वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपने देखा कि कौन कौन ITR 2 फाइल कर सकते हैं और कौन कौन ITR 2 फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ एक चीज और, जिनकी सिर्फ सैलरी इनकम है और बैंक इंटरेस्ट है, इसके अलावा जैसे कैपिटल गेन या लॉटरी इनकम नहीं है, तो उनके लिए ITR 1 सहज फॉर्म बना है, वो इजीली ITR 1 फॉर्म जो है दोस्तों वो भर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है लॉग इन करने का। हमने यहाँ तक तो बता दिया दोस्तों, आप अगर आप अपना सिंगल खुद का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप सॉफ्टवेयर तो यूज करोगे नहीं दोस्तों, जाहिर सी बात है, हमें एक रिटर्न फाइल करना है तो हम सॉफ्टवेयर क्यों लेंगे। सीधा सीधा गवर्नमेंट ने जो पोर्टल दे रखा है इनकम टैक्स का पोर्टल, हम वहां जाएंगे, लॉग इन करेंगे, धराधर अपना डालेंगे और बस फाइल कर देंगे। ठीक है, उससे पहले आपको बता दूं कि आपको लॉग इन कैसे करना है। लॉग इन में जाना है, अभी मैं आपको सब कुछ लाइव करके दिखाऊंगा, ये तो मैं बस आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 3 जो होता है दोस्तों, शेड्यूल सिलेक्शन होता है, जो आप इनकम टैक्स के गवर्नमेंट के पोर्टल पे शेड्यूल दिया हुआ है, वो शेड्यूल सेलेक्ट करना होता है। शेड्यूल में क्या क्या चीजें आप पे एप्लीकेबल है आप उसे टिक कर लो, जो एप्लीकेबल नहीं है उसे हटा दो। ठीक है, डिटेल में बताएंगे लाइव में, मैं सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूँ। पार्ट 4 जो होता है वो है डिटेल्स फिल करना। आपने जब लॉगिन कर लिया तो आप अपना जो है शेड्यूल भी सिलेक्ट कर लिया, अब जो है आपको अपना जनरल डिटेल्स जो है वो फिल करना है, जैसे जनरल इंफॉर्मेशन, पैन, सारी डिटेल्स तो ऑलरेडी आ जाती है, एम्प्लॉयर का डिटेल्स, सैलरी की डिटेल्स डाल दो, उसके बाद जितने अदर सोर्स के इनकम है वो डाल दो, इंटरेस्ट है वो डाल दो, समझ गए दोस्तों, सारी चीजें मतलब जो भी आपके पास है वो डाल दो। नेक्स्ट जो 5 नंबर स्टेप है वो है टैक्स कैलकुलेशन 115 BAC ऑप्शन। मैंने कहा था ना, जो विनिंग फ्रॉम लॉटरी वगैरह होते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली इसके लिए स्लैब बना रखा है 115 BAC। ठीक है, इसी को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली स्लैब और स्पेशल रेट टैक्स से उसको कैलकुलेट करता है, और 115 BAC न्यू रिजीम जो है उसको चूज करना होता है अगर डिडक्शन का फायदा आपको नहीं लेना है तो। ठीक है, रिफंड या पेबल टैक्स अगर आपका बनता है कुछ, तो आप वहां से वो चीजें देख सकते हो। ठीक है, और लास्ट जो स्टेप है पार्ट 6 वो है वेरिफिकेशन एंड सबमिशन। आधार OTP से वेरीफाई कर लो, एक्नॉलेजमेंट वगैरह डाउनलोड कर लो, यही स्टार्टिंग से एंड तक की जो प्रोसेस है वो यही है। अब हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे कि ये होगा कैसे, करेंगे कैसे। ठीक है, अभी तक तो मैंने ओवरव्यू आपको बता दिया दोस्तों कि कैसे क्या होता है। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं दोस्तों, और आपको बताते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। ये है दोस्तों इनकम टैक्स का पोर्टल, जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे घूम रहा था ऐसे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा आपका पेन नंबर जो भी है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कंफर्म कर लेना है दोस्तों, यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप कंटिन्यू करोगे तो आपका जो है डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब पहले 1 मिनट रुको। ठीक है, इससे पहले कि आप अपने फॉर्म को प्रोसेस करो, स्टार्ट करो, आपको कुछ चीजें जान लेना बेहद जरूरी है। ठीक है, अब आप कहोगे जो हमारे प्रोफेशनल साहब सर होते हैं, जो CA वगैरह होते हैं प्रोफेशनल,
और जो लोग फाइल करते हैं वो आप जो है इनकम और खर्चों के सारे डिटेल्स ऑलरेडी मैच करके वेरीफाई करके मिला लिए रहते हैं, उसके बाद वो यहाँ पे आते हैं। लेकिन मैं जो ये बता रहा हूँ वो तो ऐसे फ्रेशर के लिए बता रहा हूँ कि आप अपना आईटीआर रिटर्न फाइल कर रहे हो, थोड़ी ना आप अपना बुक्स मेंटेन कर रहे हो और अपना इनकम कैलकुलेट करके रखे कि क्या है नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों उनके लिए, जैसे कि आप जिन्होंने अपना डाटा पहले से बना के रखा कि हमारा ये इनकम है, इतना है, सारी चीजें कैलकुलेट करके रखी है। बट आप मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मैं तो उनके लिए बना रहा हूँ जो अपना रिटर्न खुद से फाइल करना चाहते हैं, कोई बुक्स नहीं मेंटेन करते, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में आपको रुकना है यहाँ पे। क्यों रुकना है, क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ पे आना है, ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है और यहाँ पर व्यू रिटर्न व्यू फॉर्म 26S में आना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है दोस्तों। यहाँ पर देखो व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26S या एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, ये आपका जो एक एनुअल टैक्स स्टेटमेंट होता है दोस्तों। यहाँ पर आप जो है असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लोगे। अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 है तो असेसमेंट ईयर उससे एक आगे का होता है, यानी 25-26। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 24-25 वाला रिटर्न भर रहे हैं तो आपका असेसमेंट ईयर जो है वो 25-26 होगा। नो कंफ्यूजन। व्यू एज HTML करो, व्यू करो, डाउनलोड करो और एक्सपोर्ट एज जो है PDF कर दो। ठीक है, आपका जो है देखोगे यहाँ पर दोस्तों कि हमारा जो है 26S डाउनलोड हो गया है। दिखाऊंगा नहीं मैं ये वाला, ठीक है, ये सबका पर्सनल होता है अपना। आप अपना डाउनलोड करो और अपना देखो। और ये भी बता देता हूँ कि आपको देखना क्या है। 26S का डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है और अपने चैनल पे डाला हुआ है, अगर आपको देखना है तो आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा बेसिकली बता दूं कि जो 26S मैंने डाउनलोड किया है उससे बेसिकली जो है वो आपको इनकम देखना होता है, कहाँ कहाँ से आपका क्या इनकम आया है और कहाँ से क्या TDS कटा है। ठीक है, तो आप वहां से वेरीफाई कर सकते हो। जैसे ऑनलाइन गेम से अगर लॉटरी वगैरह है उसका है तो वहां पे TDS कितना कटा है, तो वो चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपके एम्प्लॉयर ने जैसे जिन्होंने आपको सैलरी दी है, अगर उन्होंने आपका TDS काटा है तो वो चीजें आपको वहां पे दिख जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से है जो दोस्तों, वो फर्स्ट स्टेप था 26S डाउनलोड करके वो आपको मैच कर लेना है कि आपका जो 26S कह रहा है, यानी जो डिपार्टमेंट की नजरों में आपका जो इनकम है, एटलीस्ट वो इनकम तो आपको शो करनी ही करनी है अपने रिटर्न में। उससे कम नहीं करना है, उससे ज्यादा कर सकते हैं बट उससे कम नहीं करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों AIS-TIS का। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर दोस्तों AIS-TIS का ऑप्शन आ रहा है। हम डैशबोर्ड पे चले जाते हैं, सॉरी क्लिक किए हुए थे दोस्तों 2 बार, तो ये वेबसाइट तो थोड़ा पता ही है आपको स्लो चल रहा है, नेटवर्क वगैरह, तो इसलिए जो है वो 2 बार क्लिक करना पड़ा। मैं फिर से दिखा दूं, ये रहा आपका इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन करने के बाद। ठीक है, यहाँ लगा देता हूं मैं अपना फोटो और जो है सो अब ठीक है, ये AIS-TIS होता है। इसका मतलब है जो है आपका इनकम का जो भी समरी होता है गवर्नमेंट की नजरों में, उसमें ये सारी चीजें जो है दिखती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं इस वेबसाइट पे आ गया, EIS पे क्लिक करेंगे। ठीक है, EIS का फुल फॉर्म होता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज और होती है TIS, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। तो इसमें जो कुछ भी आ रहा है वो गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट की नजरों में ऑलरेडी है। अगर आप स्मार्ट बन रहे हो, ओवर स्मार्ट बन रहे हो, छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप फंस सकते हो आगे चल के। सो ओवर स्मार्ट नहीं बनने का डिपार्टमेंट की नजरों में, जो डिपार्टमेंट की नजरों में है वो उनको बताने का। ठीक है, कुछ छुपाने का नहीं। इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ रुकिए, डाउनलोड करने से पहले पढ़िए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि द डाउनलोड PDF विल बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड। ये जो PDF डाउनलोड करोगे वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। टू ओपन द फाइल यू विल नीड टू एंटर द कॉम्बिनेशन ऑफ द पैन इन लोअर केस एंड द डेट ऑफ बर्थ इन केस ऑफ इंडिविजुअल टैक्स पेयर और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फॉर्मेशन ऑफ नॉन इंडिविजुअल टैक्स पेयर इन द फॉर्मेट DDMM YYYY विदाउट एनी स्पेस।
For example, if the PAN is A1234A and the date of birth is 21st January 1991, then your password will be A1234A21011191। तो आपने देखा कि जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड क्या रहने वाला है? पासवर्ड रहने वाला है आपके पैन नंबर का फर्स्ट 5 डिजिट स्मॉल लेटर में, ठीक। देन उसके बाद जो है आप 5 डिजिट नहीं, आपके पैन नंबर का टोटल 10 डिजिट, ठीक है। पूरा ही पैन नंबर आएगा और स्मॉल में आएगा, कैप्स में नहीं आएगा। देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है वो DDMM और YYYY जो फॉर्मेट होता है उसमें आएगा, ठीक है। तो हमने समझ लिया क्या पासवर्ड रहने वाला है। अब हम डाउनलोड कर लेते हैं TIS, ठीक है। और यहाँ से इसको कट कर देते हैं, हमारा डाउनलोड हो गया है, ठीक है। और यहाँ से आप चाहो तो EIS भी डाउनलोड कर सकते हो। दोनों चीजें आप वेरीफाई कर लो अपना रिटर्न बनाने से पहले। क्लियर है? अब देखते हैं डाउनलोड हुआ है क्या हुआ है, देख लेना चाहिए ना। ये EIS और ये TIS, इसको खोलेंगे दोस्तों। तो हमने अभी आपको बताया था कि हमसे पासवर्ड मांगेगा, ये बहुत ओवर स्मार्ट है और इसको बताया गया कि तू बिना पासवर्ड के नहीं खुलना, तो ये बिना पासवर्ड के जो है खुलने वाला नहीं है। अभी देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा सा, खुल रहा है PDF। अब कह रहा है कि एंटर द पासवर्ड, ठीक है। तो जो है अपना पासवर्ड जो भी है आपका पैन नंबर वो डाल दो, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दो, ठीक है, और कर दो सबमिट। इस तरह से जो है वो खुल के आ जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों खुल के आ जाएगा आपका। ये देखो फाइनेंशियल ईयर लिखा है, असेसमेंट ईयर लिखा है, आपका डिटेल्स है जो भी है। उसके बाद आपका जो है क्या बोलते हैं, क्या सेविंग बैंक इंटरेस्ट आ रहा है, क्या इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट आ रहा है, और कोई और अगर है तो वो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर जो है आपका इसमें शो हो रहा है तो वो इनकम आपको छुपाना नहीं है, बिल्कुल जो है वो दिखाना है। कहीं से कुछ भी छुपाना नहीं है दोस्तों, छुपाना नहीं होता है, नहीं तो जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है दोस्तों। नीचे चलोगे तो डिटेल में सारी चीजें इसकी रहती है, कहाँ से कौन कौन से बैंक से क्या इंटरेस्ट आपका आ रहा है दोस्तों। तो वो आप यहाँ से जो है देख सकते हो क्या क्या चीजें हैं, सारा चीजें इसमें रहती है। मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको, बाकी आप लोग खुद समझदार है, अगर आप देखोगे तो वहां पे सारी चीजें दिखेगी। ये तो था बेसिक, जब आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हो उससे पहले की चीजें। नाउ अब सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर क्लियर कर दिया था मैंने। यहाँ पर जो करंट आ रहा है वो बाय डिफॉल्ट करंट ही रहता है जिस पीरियड का रिटर्न चल रहा होता है। तो आपको अगर नहीं पता हो तो आप पता कर लेना, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं करंट, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं ऑनलाइन, और यहाँ पे कर देते हैं कंटिन्यू। अब दोस्तों चूंकि मैंने कुछ चीजें भर रखी थी तो हमारा रिज्यूम करने के लिए आ रहा है, अदरवाइज आप चाहो तो यहाँ से न्यू फाइलिंग भी कर सकते हो। एक ही बात है, मैं इसको करता हूँ रिज्यूम और आपको बताऊंगा एक एक चीजें, घबराओ नहीं। आप न्यू करोगे तब भी यही चीजें आएगी, और रिज्यूम कर रहा हूं तब भी वही चीजें आएंगी, क्योंकि मैंने कुछ डिटेल्स पहले से भर रखा है। अब देखो, चूंकि आपका पोर्टल आपके सामने खुल चुका है, ठीक है। यहां पे गौर करो, यहाँ पे ये है समरी, जिसमें क्या क्या चीजें हैं, जनरल, इनकम, डिडक्शन, टैक्स और अदर। ये 5 स्टेप्स है इसमें जो आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला जो है जनरल, इस पे क्लिक कर दो। इसमें 2 चीजें हैं जो आपके सामने ही ये रहा, पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन, डिटेल्स ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड फाइलिंग स्टेटस। यानी आपके जो पैन की डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ, पैन डिटेल्स, पैन नंबर, सारी चीजें वो आपको यहाँ पे टिक है। और एक चीज है शेड्यूल 5A, इसमें कहता है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉर्शनमेंट ऑफ इनकम बिटवीन स्पाउस गवर्न्ड बाय पोर्तुगीज सिविल कोड। यानी कि ये चीजें जो है वो पुर्तगाल या कहीं और का जो है अगर स्पाउस का इनकम वगैरह, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। पर हमारे केस में ऐसा नहीं है, अगर आपके केस में है तो आप कर सकते हो पढ़ के, है ना। उसके बाद आते हैं इनकम में। अब देखिए दोस्तों, जब आप इनकम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस साइड में आपके इनकम की डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ जाएगी। अब क्या है कि इतनी सी सारी चीजें हैं, आप पढ़ोगे तो समझ में आएगी।
एक एक चीजें क्या है, अगर आप पे जरूरी है तो आप रखो, नहीं जरूरी है तो हटाओ, यहाँ से हटाओ, ताकि आपको रिटर्न फाइल करते वक्त कोई झंझट ना हो, कोई परेशानी ना हो, सीधा क्लिक करो, टिक करो, पैसे डालो, खत्म कहानी। ये देखो शेड्यूल सैलरी, अगर मेरी सैलरी इनकम है तो मुझे ये तो रखना पड़ेगा सैलरी का शेड्यूल। अब कहता है शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी, अब जब मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी का कोई इनकम है ही नहीं तो मैं क्यों रखूं, मैं हटा दूंगा। आपके केस में है तो आप रखो, ठीक। शेड्यूल कैपिटल गेन, कहता है कैपिटल गेन लाइक शेयर से इनकम या म्यूचुअल फंड से इनकम है तो यहाँ टिक करो, अदरवाइज छोड़ो ना, नहीं है मेरे में तो मैं हटा देता हूँ, क्यों रखूं। शेड्यूल कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट्स अगर कोई आपने ट्रांसफर कर रखी है तो यहाँ पे वो चीजें भरो, नहीं है तो इसको अनटिक कर दो, काहे फालतू में वहां पे झमेला खड़ा करोगे भैया। उसके बाद है शेड्यूल 112A, ये कहता है कि फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन अ कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट ऑन व्हिच एसटीटी इज पेड अंडर सेक्शन 112A, ठीक है। तो अगर इस तरह की कोई शेयर्स है जो कंपनी का आपके पास है, आपने कुछ बेचा वेचा है तो आप यहाँ पे उसको टिक करो, अदरवाइज छोड़ो ना, क्यों डालना, है ही नहीं, समझ गए। झमेला लेना ही नहीं है, जो चीज नहीं है हटाओ, खत्म करो। शेड्यूल 115AD 1 and 3 provision for non-resident from sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A RWS 115AD section A B 3 provision, ठीक है। कहने का मतलब है नॉन रेसिडेंट्स जो होते हैं उनके लिए है ये चीजें, ये शेड्यूल। तो अगर आप भारत के निवासी है तो बस बात खत्म है, आपके लिए नहीं है, खत्म करो कहानी, ठीक है। ये देखो जिसको अनटिक किया था वही टिक हो जा रहा है, तो ध्यान से फिर से उसे अनटिक कर देंगे। शेड्यूल VDA, ये कहता है कि इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, नोट डिटेल्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन आर टू बी फाइल्ड वेयर इन एवरी ट्रांसफर इज अ ट्रांजैक्शन। कहता है कि इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, कोई भी ऐसा डिजिटल एसेट्स जो आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो अगर कुछ है तो आप इसको टिक रखो और उसकी डिटेल्स जो है डिपार्टमेंट को देना, नहीं है तो नहीं है, खत्म, हटा देते हैं, मेरे केस में नहीं है, मैं नहीं रखूंगा, ये बार बार टिक हो जा रहा है, इसको हटा दूंगा, ठीक है। शेड्यूल अदर सोर्स, देखो इसको मत हटाना, ये तो रहेगा, इसमें आपके बैंक का इंटरेस्ट आता है और अगर आपका जो है लॉटरी इनकम वगैरह है तो वो आता है। लॉटरी इनकम नहीं भी है तो बैंक इंटरेस्ट तो हर किसी का होता ही होता है, तो इसको सेलेक्ट करके रखना, हटाना नहीं, ठीक है। उसके बाद है शेड्यूल PSI SPI, ये कहता है कि इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन स्पाउस माइनर चाइल्ड इंक्लूड इन इनकम ऑफ द SSC एज पर सेक्शन 64। कहता है कि इनकम जो आपके स्पेसिफाइड पर्सन है, जैसे वाइफ है या बच्चे हैं, माइनर चाइल्ड वगैरह है, तो उनका भी जो है आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो एज पर सेक्शन 64। तो आप में केस में है कुछ ऐसा इनकम तो दिखाओ, नहीं है तो छोड़ो। शेड्यूल SI, इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट्स, ऐसा कोई इनकम है जिस पर स्पेशल रेट्स एप्लीकेबल होते हैं, लाइक वही लॉटरी टाइप के इनकम जिसके लिए ITR 2 बना हुआ है, ठीक है। तो अगर है तो रखो, नहीं है तो हटाओ, ठीक है। मैं इसे रख लिया हूं ताकि आप लोगों को बता सकूं कि अगर है तो कैसे करेंगे, इसलिए मैं इसको अभी ठीक रहने देता हूं, मेरे केस में भी नहीं है, ठीक है। शेड्यूल EI, डिटेल्स ऑफ एग्जाम्प्ट इनकम, कुछ ऐसे इनकम जैसे जो एग्जाम्प्ट है, तो अगर कुछ है तो इनकम नोट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम और नोट चार्जेबल टू टैक्स, ऐसे इनकम जिस पर टैक्स नहीं लगता, एग्जाम्प्ट है, तो उसकी डिटेल्स दे सकते हो, मेरे केस में नहीं है, मैं हटा देता हूँ। शेड्यूल PTI, पास थ्रू इनकम डिटेल्स फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड एज पर सेक्शन 115U 115UA 115UB, ठीक है। तो अगर कुछ और ऐसी इनकम है बिजनेस से या ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट फंड इस तरह की चीजों से, तो इसको सेलेक्ट करो, अदरवाइज हटाओ, क्योंकि जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो लेंदी हो जाएगा काफी, तो हम सीधा यहाँ से हटा देते हैं कि चल तू मेरे से रिलेटेड नहीं है, मैं क्यों रखूं, आगे क्यों झंझट पालना। लास्ट है शेड्यूल TR, समरी ऑफ टैक्स रिलीफ क्लेम फॉर टैक्सेस पेड आउटसाइड इंडिया अवेलेबल इन केस ऑफ रेसिडेंट्स। अगर आपने आउटसाइड ऑफ इंडिया में कोई टैक्सेस पेड किया है, रिलीफ क्लेम वगैरह अगर करना है तो वो रहेगा, तो मेरे केस में नहीं है तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मेरे केस में अब मैंने सिर्फ 3 चीजें छोड़ी है, सैलरी की शेड्यूल, अदर सोर्स और शेड्यूल SI जिसमें स्पेशल रेट जो है टैक्स का लगता है, इसको कर देंगे कंटिन्यू, ठीक है, ठीक है जी।
अभी बैक आ जाते हैं, अभी अभी आपको बता ही रहे थे, पहले समरी बताओ फिर आगे बढ़ेंगे। तो जनरल हो गया और इनकम हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं डिडक्शन में। डिडक्शन में देखो जी, डिडक्शन में क्या है, डिडक्शन में भी बहुत सारी चीजें हैं, एक एक चीजें बताते हैं आपको। शेड्यूल 80G, डिटेल्स ऑफ डोनेशन इंटाइटल्ड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। अगर आपने कोई डोनेशन वगैरह दी है तो आपका इनकम अगर चार्जेबल हो रहा है, अगर आप पे टैक्स बन रहा है, तो आप जो है उस डोनेशन का जो है डिडक्शन ले सकते हो और इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, टिक कर सकते हो। मेरे केस में तो नहीं है, मैं नहीं करूंगा। शेड्यूल 80GGA, डिटेल्स ऑफ डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। अगर इस तरह की चीजों में आपने डोनेशन दिया है रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट में, तो आप इसको सेलेक्ट कर लो और इसका डिडक्शन क्लेम कर लो। शेड्यूल 80D, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, मेडिकल वगैरह का कुछ है अगर स्पेशल, तो आप यहाँ पे उसका डिडक्शन ले सकते हो जो आपने खर्च किया है, ठीक है। डिटेल्स ऑफ डिडक्शन इन केस ऑफ अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर आप दिव्यांग है, दिव्यांग लोगों के लिए यहाँ पे डिडक्शन है अवेलेबल, तो अगर आपके केस में है तो डालो, नहीं तो हटाओ। शेड्यूल VIA, डिडक्शन अंडर चैप्टर VIA, ये मैंडेटरी है दोस्तों, तो इसको टिक रखते हैं, इसको टिक रखना स्टेट गवर्नमेंट ने कह रखा है, ये तो आपको टिक रखना पड़ेगा, मैंडेटरी है, ठीक है, तो इसको हम रहने देते, क्या जाता है। Schedule 80DD, details of deduction in respect of maintenance including medical treatment of a dependent who is a person with disabilities, ठीक है। कहता है कि डिटेल्स दीजिए उस डिडक्शन का जो आपने मेंटेनेंस मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह कराया है, जो आपके डिपेंडेंट है, पर्सनल डिसेबिलिटी वाले लोगों का, दिव्यांग लोगों का, तो उनका जो है वो इसमें आप क्लेम कर सकते हैं। शेड्यूल 80GGC, डिटेल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड टू पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसे जो कुछ डिडक्शन आप भी क्लेम कर सकते हैं जो आपने पॉलिटिकल पार्टीज को दिया हुआ है, कंट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। शेड्यूल 80C, इसमें आता है दोस्तों जैसे आपने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रखा है, डिफर्ड एन्यूटी है, कोई कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड में कोई कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, सैलरीड एम्प्लॉय है तो किया होगा, ठीक है, तो वो उन चीजों का डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं। शेड्यूल 80, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, आपने अपने उच्च शिक्षा के लिए जो है वो लोन लिया हुआ है, तो आपने जो उस लोन पर इंटरेस्ट पे किया हुआ है, उस इंटरेस्ट का आप जो है यहाँ पर डिडक्शन ले सकते हैं। शेड्यूल 80EE, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, आपने अपने निजी हाउस के लिए, आवास के लिए जो है जहां पर आप रहते हो उसके लिए लोन लिया हुआ है और उस लोन पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उस इंटरेस्ट का डिडक्शन जो है शेड्यूल 80EE में ले सकते हैं। उसके बाद है शेड्यूल 80EEA, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी, डिडक्शन जो है इंटरेस्ट जो आपने हाउस प्रॉपर्टी ले रखी है, लोन वगैरह जो इंटरेस्ट है उसका जो है आप यहाँ पर डिडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद है शेड्यूल 80EEB, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल, आपने अगर कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल परचेज किया है लोन पे और उसका इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, तो आप उसका डिडक्शन जो है वो इस शेड्यूल में ले सकते हैं। अब मैंने बताया कि इतने सारे डिडक्शन है, जिसमें एक ये मैंडेटरी है, अगर और इसके अलावा इन सब में से किसी चीज से आप रिलेट करते हो तो उसे सेलेक्ट कर दो और उसकी डिटेल्स जो है वो फिल कर देना, ठीक है। टैब नंबर 3 खत्म डिडक्शन का। टैब नंबर 4 टैक्स, ठीक है, इसमें टैक्स की डिटेल्स होती है। पहला है पार्ट ए, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ये तो रखना पड़ेगा आपको। पार्ट बी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम, ये भी रखना है। टैक्स पेड, अगर आपका कोई टीडीएस वगैरह कटा है, टीसीएस वगैरह कटा है तो उसको यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद है ये वाला दोस्तों, हर केस में ना किसी भी काम का हमारे केस में होता नहीं है, वैसे अगर आपके केस में है तो रख सकते हो, ये नॉर्मली किसी के काम का होता नहीं है। टैक्स डेफर्ड ऑन ईएसओपी, इंफॉर्मेशन related to tax deferred relatable to income on perquisites referred in section 17 to BI received from employer being an eligible startup referred to in section 80 IAC, अगर स्टार्टअप वगैरह कुछ होता है ना तो उसकी डिटेल्स इसमें डाली जाती है। तो आपका कुछ है ऐसा तो डाल सकते हो, अदरवाइज जो है ये जरूरी नहीं होता है, इसको अपन टिक कर दो। और जो लास्ट है वो है दोस्तों अदर। अदर में देख लो दोस्तों क्या क्या चीजें, डिटेल्स ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेज, ठीक है। अगर जैसे शेयर म्यूचुअल फंड का काम कोई कर रहा है, उसको पिछले साल में कोई लॉसेज है, तो वो लॉसेज सेटअप होके वो प्रॉफिट, करंट ईयर का जो प्रॉफिट होता है वो सेटअप होके उसके बाद अमाउंट जो है वो बाहर रिफ्लेक्ट करता है कि इतना नहीं इतना आपका हुआ, ठीक है। आपके केस में है अगर शेयर म्यूचुअल फंड तो रखो, अदरवाइज हटाओ ना, क्यों रखना।
उसके बाद है शेड्यूल BFLA, डिटेल्स ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और अर्ली अरियर्स। कुछ है ऐसा तो रखना, क्यों रखना, मुझे नहीं रखना। डिटेल्स ऑफ लॉसेज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स, कोई लॉसेज रहेगा तब तो हम रखेंगे, वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। डिटेल्स ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, ऐसा कोई फॉरेन एसेट्स से इनकम आपको आ रहा है जो आउटसाइड इंडिया से आ रहा है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे जो है जाएगी शेड्यूल FA में। तो मेरे केस में नहीं है, मैं नहीं डालूंगा। शेड्यूल AMT, कंप्यूटेशन ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेएबल अंडर सेक्शन 115 JD, ठीक है। अगर कुछ ऐसा है तो यहाँ को टिक करो, नहीं तो छोड़ो। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 JC, ठीक है। उसके बाद है एसेट्स एंड लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर एप्लीकेबल इन केस वेयर टोटल इनकम एक्सीड RS 1 करोड़। हाँ, ये तब सेलेक्ट करो शेड्यूल AL, एसेट्स एंड लायबिलिटी की डिटेल्स तब बताओ गवर्नमेंट को जब आपकी जो है टोटल इनकम 1 करोड़ से क्रॉस कर रही है। मुझे नहीं लगता कि सैलरीड एम्प्लॉय का जो है मिनिमम, जो हमारे जैसे जनरल लोग होते हैं उनका लिमिट क्रॉस करने वाला है। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस ही वही है कि आप खुद से रिटर्न फाइल कर सको, और खुद से रिटर्न वही फाइल करते जिनका इनकम शायद बहुत कम होता है, या तो वो लोग कहाँ जाने वाले हैं प्रोफेशनल के पास। और चूंकि जिनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है उनका हिसाब किताब बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा होता है, तो उन्हें कैलकुलेशन के लिए और रूल के हिसाब से बाय डिफॉल्ट वैसे भी सीए उनको रखना पड़ता है, हायर करना पड़ता है, तो उनके जो सारे काम है वो प्रोफेशनली करते हैं ऑलरेडी। तो आपके केस में मुझे नहीं लगता कि ये एप्लीकेबल होगा। अगर है तो आप डालो 1 करोड़ का जो इनकम जिनका होता है ऑलरेडी, वो बुक्स अपना मेंटेन करवाते हैं जिनका जो भी होता है, ठीक है। अब सारी चीजें हमने शेड्यूल पे चर्चा कर लिया है एक एक करके। अब जो है हम बढ़ेंगे आगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है। आपको क्या दिखाने वाले हैं, अब आप देखो, जब आपने शेड्यूल सेलेक्ट कर लिया सारे, तो अब आपके सामने उस शेड्यूल की समरी आ चुकी है, ठीक है। उस पहले समरी बताऊंगा, फिर एक एक करके अंदर जाके बताऊंगा। ये है पार्ट A, जनरल इंफॉर्मेशन। इसमें आपकी पैन डिटेल्स वगैरह, डेट ऑफ बर्थ और क्या सेक्शन में फाइल हो रहा है, ये सब होता है। फिर इसमें सैलरी की डिटेल्स जाती है, इसमें जाती है हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स, इसमें जाती है अदर सोर्सेज की डिटेल्स, इसमें जाती है सेट ऑफ वगैरह अगर है तो इसमें वो चीजें हो जाती है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ के बाद कितना इनकम हो गया आपका वो है। उसके बाद शेड्यूल SI में इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल डेट्स, अगर स्पेशल डेट्स वाले कोई इनकम है तो इसमें आ जाते हैं। शेड्यूल VI में डिडक्शन अंडर चैप्टर VIA के अंदर, चैप्टर VIA के अंदर जो भी डिडक्शन हुआ है वो इसमें आ जाता है। शेड्यूल AMTS में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 JC, इसके अंतर्गत जो आपका कंप्यूटेशन है वो बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम बन के तैयार हो जाता है। इसमें आ जाता है टैक्स पेड, जो भी आपने जो आपका TDS कटा है ऑलरेडी, वो तो गवर्नमेंट की नजरों में आपने टैक्स पे कर रखा है ऑलरेडी, उनकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आती है। और उसके बाद लास्ट जो फाइनल है वो यहाँ पे कंफर्म होने के बाद, उसके बाद ये प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके जो टैक्स बनता है तो टैक्स पे करो, अदरवाइज खत्म करो, कहानी यही है। दैट्स इट। अब जो है यहाँ पे हम एक एक चीजें बताएंगे। पार्ट A में चलते हैं, दिखाते हैं क्या क्या चीजें। पार्ट A में दोस्तों चलोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहने वाला है, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। इस पे क्लिक करोगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस वगैरह आती है। इसमें जो करोगे तो फाइलिंग स्टेटस आती है। बाय डिफॉल्ट 139 सेक्शन 1 ये सेलेक्ट होता है, इसका मतलब होता है कि रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट पे आप फाइल कर रहे हो ऑन और बिफोर, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट ही सेलेक्ट होता है। ये कब सेलेक्ट होता है, 139 सेक्शन 5। अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी है, कुछ गलती हुई है तो आप उसको दोबारा ठीक करना चाह रहे हो, तो उस केस में जो है वो ये रिवाइज रिटर्न फाइल की जाती है। और जब ये दोनों चीजों का डेट जब खत्म हो जाता है तब ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल रहता है कि आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो, ड्यू डेट तो खत्म हो गया है। उस टाइम ये नहीं है कि अब गवर्नमेंट बोलेगा नहीं मैं आपको फाइल ही नहीं करने दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट बोलता है फाइल करो, बिलेटेड रिटर्न फाइल करो और एक्स्ट्रा जो है हमारे को टैक्स पे करो, क्या दिक्कत है ना। उसके बाद है फाइल इन रिस्पॉन्स टू नोटिस। अगर आपको कोई नोटिस आया है और उसके केस में जो है आप उस केस में जो है रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो उस केस में जो है आप इसको सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज ये अनसेलेक्ट ही रहेगा। उसके बाद कहता है कि डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BSc ऑप्टिंग। ये जो पॉइंट्स है वो है न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम का। दोस्तों कब यस करना है कब नो करना है। नो कर दो अगर न्यू टैक्स चाहिए तो, और यस कर दो अगर ओल्ड टैक्स ही चाहिए तो, ठीक है। ओल्ड और न्यू में क्या डिफरेंस है, अगर सैलरी इनकम है तो ओल्ड में 50,000 का डिडक्शन है और न्यू में 75,000 का डिडक्शन है। एज पर योर बेनिफिट, एज पर योर चॉइस, आप जो मर्जी सेलेक्ट कर सकते हो।
नया में बेनिफिट आ रहा है नजर आपको या ओल्ड में, वो आप देख लो। ठीक है, मैंने बता दिया ओल्ड में 50,000 यानी 50,000 का रिडक्शन था और न्यू में जो है वो 75,000 का रिडक्शन है। दैट्स इट। उसके बाद दोस्तों रेसिडेंशियल स्टेटस बेहद जरूरी हिस्सा। आपका भारत में निवासी होना बहुत ही जरूरी है, तो आप भारत का निवासी रहिए और इसको रेसिडेंट सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप बताइए कि आप जो है इंडिया में पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन से ज्यादा रहे हुए हैं, सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद इन सब चीजों को पढ़ के सेलेक्ट करिए आपका अगर कुछ है इसमें जरूरी चीज तो। डू यू वांट टू क्लेम द बेनिफिट अंडर सेक्शन 115 एच एप्लीकेबल इन केस ऑफ रेसिडेंट। ठीक है, अगर इन सब चीजों का बेनिफिट आप पे एप्लीकेबल है तो आपको पता चल ही जाएगा ना आपके इनकम के हिसाब से कि आप पे क्या क्या चीजें एप्लीकेबल है या नहीं है। जब पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी। आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ोगे और सोचोगे महीना हम टैक्स हेल्प पे वीडियो देख के हम सब कुछ कर लें, तो दैट्स नॉट पॉसिबल दोस्तों। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ खुद से पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप कोई चीजें जो है वो कर पाते हो। और आपको ये लगता है कि आप किसी महीना टैक्स हेल्प पे वीडियो देख लिया या किसी बड़े लोगों का वीडियो देख लिया तो ये सब चीजें होने वाली नहीं है। नेक्स्ट है बैंक डिटेल्स। ठीक है, बैंक डिटेल्स दोस्तों यहाँ पे वैलिडेटेड होना चाहिए ताकि आपका रिफंड वगैरह जो भी हो अगर बनता हो तो यहाँ पे आ जाए। और एक बात, रिफंड बने ना बने बैंक अकाउंट वैलिडेटेड रहना ही जरूरी है, उसके बाद ही आगे बढ़ने देगा, आगे ही नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, कंफर्म। ये थी दोस्तों पर्सनल इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन। अब जो है यहाँ पर शेड्यूल सैलरी में आ जाएंगे। ठीक है, शेड्यूल सैलरी में दोस्तों हमने वहां पर न्यू रिजिम सेलेक्ट किया हुआ था, आपको बताया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एडिट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अब अपने एम्प्लॉयर का नाम डाल दो, एड्रेस डाल दो, यहाँ पर उनका 10 नंबर क्या है वो डाल दो और आपकी बेसिक्स। यहाँ पे जो है नेचर ऑफ सैलरी में देखिए दोस्तों क्या क्या चीज आ रही है। आपके सैलरी स्लिप में जब आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें होती है उसमें, तो आपको अपने सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग चीजें डालनी है। मेरे केस में सिर्फ बेसिक है, मैं सिर्फ बेसिक डालूंगा। आपके केस में अगर और भी चीजें हैं आपकी सैलरी स्लिप में तो डालो ना, क्या दिक्कत आ रही है। उसके बाद जो है एक चीज और बताना मैं भूल गया, फॉर्म 16 से अपने सैलरी इनकम को वेरीफाई करो। ठीक है, फॉर्म 16 लो अपने एम्प्लॉयर से और वेरीफाई करो कि पूरे एक साल में जितनी सैलरी आप दिखा रहे हो क्या वही आपका एम्प्लॉयर भी फॉर्म 16 में दिखाया है या नहीं। तो ये चीजें जो है वो कंफर्म करना बेहद जरूरी है। तो जरूरी है तो कीजिए ना, जरूरी है तो करना पड़ेगा, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, डालो सैलरी और आगे बढ़ो, क्या झंझट है। ये देखो अपने आप ये ले लेगा जो भी न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स जो आपने सेलेक्ट करा है उसके हिसाब से ये यहाँ पर डिडक्शन ऑलरेडी ले लेगा। कंफर्म करो, आगे बढ़ो। ठीक है, उसके बाद ये हाउस प्रॉपर्टी दोस्तों मेरे केस में नहीं है और ये आ रहा है तो इसको कंफर्म करो, आगे बढ़ो, क्या मतलब है, हमारे केस में है नहीं। अदर सोर्स में यहाँ आ जाओ, है दोस्तों। यहाँ पे आपका बैंक इंटरेस्ट वगैरह जो मैंने बताया था अभी वो चीजें रहती है, यहाँ पे आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, और तो यहाँ पे जो है दोस्तों इंटरेस्ट जो है यहाँ पे आ जाता है, देख सकते हो आप। उसके बाद इनकम चार्ट स्पेशल रेट वाला मैंने बताया था, देखो यहाँ पे आ रहा है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड, पजल्स, रेसेस, कार्ड गेम्स, ईटीसी। तो वो इस वाले सेक्शन में आ जाएगा जितना भी आपका है, आपके 26 ईयर्स में जो भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद जो है नेट इनकम अदर फ्रॉम अदर चार्जेबल नॉर्मल एप्लीकेबल रेट जो भी बन रहा है वो यहाँ पे अपने आप ये सारी चीजें कैलकुलेट होती है, आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, मेंटेनेंस रेस हॉर्स वगैरह कुछ है तो वो यहाँ पे जो है आप डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद कंफर्म कर दो। ठीक है, हो गया अदर सोर्स। हाँ, अदर सोर्स के लिए मैंने बताया था TIS EIS से जरूर कंफर्म कर लेना कि उसमें कितना आ रहा है और आप कितना दिखा रहे हो। ठीक है, जरूरी है। ये सेटअप का शेड्यूल है दोस्तों, अपने आप जो भी है कहने का मतलब ये समरी आप देख सकते हो, गवर्नमेंट के पोर्टल पे ऑलरेडी आया हुआ है। सैलरी कितना है सेटअप का, यहाँ पे अगर मैं डाला होता ना दोस्तों तो वो चीजें यहाँ पर शो हो रही होती है। हमारे केस में कुछ है नहीं यार, गरीब आदमी कहाँ से क्या डालेंगे, तो हमने इसमें डाला हुआ नहीं है। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अगर डाली होती तो यहाँ शो होता, कैपिटल गेन वगैरह कुछ होती तो वो यहाँ शो होता। ठीक है, ये सारी चीजें होती और उन सब का सेटअप होकर यहाँ पे लास्ट में हमें दिख जाता। ठीक है, मेरे केस में कुछ है नहीं दोस्तों, आगे बढ़ना पड़ता है ना। उसके बाद शेड्यूल BFLA, इसमें आ जाओ। इसमें भी वही चीजें हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड चीजें, मतलब पिछले साल के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करता है वो सेट ऑफ करके। ठीक है, बात नहीं समझे मेरा, जो आपका लॉस है
वो सेट ऑफ होने के बाद आपका जो करंट ईयर का इनकम है ना, वो लॉस पिछला पहले उसको एडजस्ट कर लेगा, जो बचेगा वही इनकम शो होगा। क्लियर। एक चीज और निकल के आती है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। 12 मंथ से जो ज्यादा है वो लॉन्ग टर्म, 12 मंथ से जो कम है वो शॉर्ट टर्म। क्लियर। शेड्यूल VIA में आते हैं और देखते हैं पार्ट बी, पार्ट सी, CA, D क्या क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस का ATC में, ATCC में पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड, ये पढ़ के ना आपको क्लियर हो जाएगा। और आप, आपकी इनकम है तो चूंकि आपकी इनकम रहेगी तो, और आपके खर्चे रहेंगे तो आपको बिल्कुल ही ये चीजें क्लियर होगी कि हमने कहाँ पेमेंट किया हुआ है, किस चीज में किया हुआ है, कहाँ खर्च किया हुआ है ना। तो आपको ऑलरेडी चीजें क्लियर होती है तो आप समझ जाओगे कि आपके ऊपर ये चीजें एप्लीकेबल है या नहीं है, क्योंकि इनकम आपका, खर्चा आपका, तो आपको तो पता ही होगा ना कि आपने क्या क्या करा रखा है अपना। ठीक है। तो आप यहाँ पर उन चीजों का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, नहीं है तो आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। शेड्यूल AMTC में आ जाओ, यहाँ पर समरी दिख जाएगी आपको। कह रहा है कि टैक्स अंडर सेक्शन 115 JC असेसमेंट ईयर, ये दिस दैट। ठीक है। ये डिटेल्स आपके केस में सेट ऑफ वाला जो है ना वो चीजें हैं, तो आपके केस में नहीं है तो आप आगे बढ़ो, है तो आप इसमें अपने IGT डिटेल्स वगैरह फिल कर दो। ये फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है, जिस फाइनेंशियल ईयर का जो है आपके में वो डालो और यहाँ पे आगे बढ़ो, या अगर ऑलरेडी डाला हुआ आ रहा है तो उसे मैच करो और आगे बढ़ो, अगर सही है तो। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, उसके बाद पार्ट बी ये वाला है। ठीक है। वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है दोस्तों, अब शॉर्टकट में भागेंगे आगे। ये समरी बन के तैयार हो जाती है दोस्तों, कहाँ पर जो जो आपने डाला ना, यहाँ पे आके सारी समरी बन के देख रहे हो तैयार हो जाती है। दिखाऊंगा नहीं, कंफर्म करो, आगे बढ़ो। ठीक है। टैक्स पेड में आएंगे, जो TDS आपका कटा हुआ होगा, अगर आपकी TDS पर सैलरी पर कटी है तो इसमें दिखेगा। TDS अगर इनकम पर कटी है तो इसमें दिखेगा, अदर सोर्स पे कटी है तो इसमें दिखेगा, TCS है तो इसमें दिखेगा, और अगर आपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रखा है तो इसमें दिखेगा। और आपके जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है उसमें से ये सब जो यहाँ पे जो आएगा वो आपके टोटल टैक्स लायबिलिटी में से माइनस हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो बचेगा वो आपको पे करना रहेगा। उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं पार्ट बी लास्ट वाला जो है वो, यहाँ पे सारी समरी बन के तैयार हो जाएगी, आपका कितना टैक्स बन रहा है, आपको कितना पे करना है, आपने कितना ऑलरेडी पे रखा है। मान लेते हैं कि 64,070 जो है हमारा टोटल बन रहा है पे करने के लिए, और मान लेते हैं कि हमने 66,000 जो है हमें पे करना है, और हमने 64,000 ऑलरेडी जो है वो पे कर रखा है। तो हमारा जो है वो एक्स्ट्रा लायबिलिटी क्या बन रही है, 2,560 रुपया। हमारी जो एक्स्ट्रा लायबिलिटी बन रही है क्या बन रही है, 2,560, क्योंकि हमने एक इनकम आप लोगों को दिखाने के लिए डाली थी वो लॉटरी वाली, जिसपे सेस भी एप्लीकेबल होता है 4%, तो उसी का ये जो है दोस्तों ये यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है। अब हम वो चीजें वहां से हटा देंगे दोस्तों, तो ये अपने आप ये चीजें हट जाएंगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगर आपके केस में जो है टैक्स बन रहा है तो यहाँ से टैक्स पे करो, और उसके बाद जब टैक्स पे हो जाएगा तो ऑलरेडी सारी चीज सेटअप हो जाएगी। उसके बाद जो है आप यहाँ से बाहर आके, जैसे मान लो मैंने पे लेटर कर दिया, ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसीड कर दिया मान लो, अब यहाँ पे सेलेक्ट करो सारी चीजें और फाइल कर दो। तो आपने देखा कि कैसे जो है वो ITR2 जो है वो फाइल करेंगे। कब करेंगे, जब सैलरी इनकम रहेगी प्लस शेयर म्यूचुअल फंड से इनकम रहेगा और प्लस लॉटरी से इनकम रहेगा, तब हम ITR2 फाइल करेंगे। खुद से फाइल करेंगे, फ्री में करेंगे, गवर्नमेंट के पोर्टल पे करेंगे, सारे शेड्यूल को सेलेक्ट करके जो हम पे एप्लीकेबल होता है वो करेंगे। उसके बाद जो डिडक्शन ले सकते हैं वो अपने अकॉर्डिंग लेंगे और फाइल कर देंगे, बिना झंझट के, बिना किसी परेशानी के। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आप लोगों को समझाया कि कैसे आप ITR2 फाइल कर सकते हैं, कैसे कितनी आसानी से जो है चीजें आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमारे चैनल पे आते रहे और सजेशन दे कि आपको और भी किसी टॉपिक पे और भी कोई दूसरा फॉर्म सीखना है तो मैं आपको वो भी चीजें बताने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट करो भर भर के, मैं सारी चीजें बताने के लिए तैयार हूँ। मैं हूं ना यहाँ पे, महिनाम टैक्स हेल्प आप लोगों के साथ हमेशा है। आपके टैक्स फाइलिंग में कोई भी दिक्कतें आ रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस अवेलेबल है। मैं नहीं फाइल करने वाला हूँ, यहाँ पे बताऊंगा वीडियो बना के, पहले बता दे रहा हूँ। तो धन्यवाद, और आते रहिए, वीडियो देखते रहिए, हम भी वीडियो बनाते रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए और जाइए, देख के सीखिए और रिटर्न फाइल कीजिए अंधाधुंध, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, धन्यवाद।